और इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 61। पिछले चैप्टर में हमने देखा था अर्शा और अपोसल की जबरदस्त बातचीत, जहां अर्शा ने स्टार फ्रैगमेंट को मॉडिफाई करके एक नया रूप दिया। ऐसा रूप जो अब एसिंग हंटर्स पर भी यूज हो सकता है। मतलब अब खतरा सिर्फ शैडो हंटर्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पावर किसी को भी छू सकती है। अर्शा बताती है कि अब वो अपोसल को यही सप्लाई करेगी और वहीं अपने गोल का खुलासा करती है। वो अपोसल के साथ मिलकर सुंग जिनवू और सुंग सू को हराना चाहती है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब अर्शा खुद को प्लैगनार पुराशा की डिसेंडेंट बताती है। जैसे ही ये डील खत्म होती है, अर्शा अपने हाइड आउट से बाहर निकलती है और हम देखते हैं उसके साथ कुछ लोग हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। तभी रिवील होता है कि ये अर्शा एक क्लोन थी। उसकी रियल बॉडी अभी भी हाइड आउट पे मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात, उसके पास भी जिन्वू की तरह एक सिस्टम है। सिस्टम ने उसे एक नया क्वेस्ट दिया है, बिकमिंग अ मोनार्क, यानी अब वो खुद भी मोनार्क बनने के रास्ते पर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सुंग जिनवू और सुंग सू के अलावा किसी और के पास भी सिस्टम है। और भाई यहीं से कहानी एकदम आग हो जाती है। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं यूसुफ नाम का एक एसिंग हंटर जो डर के मारे कांप रहा होता है। अर्शा उसके अंदर मॉडिफाइड स्टार फ्रैगमेंट डाल देती है और उससे अपना बिलीवर बना लेती है, और वहीं पर लास्ट चैप्टर खत्म होता है। अब चैप्टर 61 की शुरुआत में सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम में। फ्लाइट 472 का कैप्टन कांटेक्ट करता है और बताता है कि उनका प्लेन साउथ कोरिया के ऊपर उड़ रहा है। वो पूछता है, क्या यहाँ स्नो हो रहा है? कंट्रोल रूम जवाब देता है, नहीं। लेकिन तभी वो कहता है कि आसमान में कुछ अजीब हो रहा है। और फिर एक गेट ओपन हो चुका है। सारे लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि किसी को इस गेट का अंदाजा तक नहीं था। कैप्टन बताने लगता है कि गेट के आसपास एक भयंकर स्नोस्टॉर्म बन रहा है और अगर ये चलता रहा तो प्लेन किसी भी वक्त क्रैश कर सकता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोले, कनेक्शन कट जाता है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है और सब लोग पैनिक में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देते हैं। सीन कट होता है। अब हम पहुंचते हैं सुंग जिनवू के पास। वो फील्ड टाइप डंजन में लगातार रेड्स कर रहा है, एक के बाद एक डंजन क्लियर करता जा रहा है। हर फाइट को वो आसानी से खत्म कर देता है, लेकिन बार बार एक ही बात भूल जाता है, अपने नए स्किल ग्रीड का इस्तेमाल करना। वो खुद भी हंसते हुए बोलता है, यार फिर से भूल गया। मतलब बंदा इतना पावरफुल हो गया है कि नए स्किल्स यूज करना ही भूल जाता है। जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स के साथ लड़ रहा है, उन्हें अपग्रेड कर रहा है और प्लान बना रहा है कि कैसे उनके शैडोज को परमानेंट आइटम्स में बदल सके, ताकि वो हमेशा उसके साथ रहें। वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, गॉब्लिन सोल्जर्स को एब्जॉर्ब करता है और शैडो क्रिएशन लेवल को बढ़ा देता है। भाई सच बताऊं तो जिन्वू अब किसी इंसान से ज्यादा एक चलता फिरता आर्मी बन चुका है। भाई अराइज की पूरी स्क्रीन चमक रही है। जिन्वू अभी जो चीजें क्रिएट कर रहा है ना, वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होने वाली हैं। गॉब्लिन सोल्जर्स एक एक करके शैडो आइटम्स में बदल रहे हैं और लिटरली आइटम्स की बरसात हो रही है। पैनल्स में जो ग्लो दिख रहा है वो इतना मेस्मराइजिंग है कि आंखें हटती नहीं हैं। अब जिन्वू नोटिस करता है कि इस बार उसे जो आइटम्स मिल रहे हैं वो सारे हाई रैंकिंग हैं। लो रैंकिंग आइटम्स बहुत कम है। मतलब उसका शैडो क्रिएशन लेवल सच में नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। और फिर जैकपॉट, उसे हर्ग ग्रेड का आइटम मिल जाता है। वो आइटम कोई साधारण चीज नहीं, एक गॉन्टलेट है। वो उसको देखता है, मुस्कुराता है और बोलता है, हग ग्रेड तो बढ़िया है, लेकिन यार फिर से एक और गॉन्टलेट, इसका क्या करूंगा? क्योंकि अभी हाल ही में तो उसने ग्रीड को इक्विप किया था और उससे अपना शैडो गॉन्टलेट बना लिया था। वो डिजाइन देखकर बोलता है, काश इसका लुक भी मैं कस्टमाइज कर पाता, पर सिस्टम क्लियरली अलाउ नहीं करता। फिर वो ग्रीड और हग गॉन्टलेट का कंपैरिजन करता है और समझ जाता है कि ग्रीड का बूस्ट अब भी ज्यादा है, इसलिए हग गॉन्टलेट को इक्विप नहीं करता, बस अपने पास रख देता है। फिर जिन्वू डंजन से बाहर निकलता है और मन ही मन सोचता है, मैंने इतने सारे फील्ड टाइप डंजन्स क्लियर कर दिए, लेकिन अभी तक स्टार फ्रैगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री का कोई ट्रेस नहीं मिला। क्या अपोसल मेरे एक्शन से पहले ही मूव कर रहा है? उसको डाउट होने लगता है कि अपोसल उसके हर कदम के बारे में पहले से जानता है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, इमरजेंसी समन्स। सारे हंटर्स को बुलाया गया है अर्जेंट मीटिंग के लिए। जिन्वू बिना एक सेकंड गवाए वहां के लिए निकल पड़ता है। और भाई जैसे ही सीन कट होता है, हम पहुंचते हैं उस मीटिंग रूम में। पूरा हॉल टॉप टीयर हंटर से भरा है। इतने सारे एस रैंक हंटर्स के बीच सिर्फ एक ए रैंक हंटर बैठा है, जोंगसो। वो बताता है कि सारे मेजर गिल्ड लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। बीगू बोलता है, तुम सब जानते हो हम यहाँ क्यों हैं? चचांग आगे कहता है, हाँ उस गेट की वजह से, जो हाल ही में साउथ कोरिया के ऊपर खुला है। तेगू बोलता है, तो क्या हम यहाँ ये डिसाइड करने आए हैं कि उस गेट को कौन लीड करेगा? वहीं पर हम देखते हैं डोंग, एक और एस रैंक हंटर बोलता है, इज़न्ट इट ऑब्वियस, वो गेट फेम गिल्ड के अंडर में आएगा। फिर ताहगू पूछता है, मैंने सुना है तुम्हारे गिल्ड में नया एस रैंक हंटर यूसुफ आया है। कंग्रेट्स, हम भी उसे रिक्रूट करना चाहते थे, लेकिन वो तुम्हारे पास चला गया। तायगू हंसते हुए जवाब देता है, नहीं भाई, इसका क्रेडिट मेरा नहीं है।
ये सब पार्क डोजिन यानी अपोस्टल की मदद से हुआ है। और यहीं पर बिगेस्ट ट्विस्ट, वो ही यूसुफ जिसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था जब अपोस्टल ने उसके अंदर मॉडिफाइड स्टार फ्रेगमेंट डाल दिया था, अब फेम गिल्ड का हिस्सा बन चुका है। मतलब अब अपोस्टल का बिलीवर ऑफिशियली हंटर्स की दुनिया में घुस चुका है और किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है और वहां आता है संगसू। भाई बस जैसे ही वो अंदर आता है पूरा माहौल बदल जाता है। वो बोलता है, मैं अभी अभी एक फील्ड टाइप डंजन क्लियर करके आया हूं, और जैसे ही ये खबर सुनी सीधा भागा चला आया। और बस पूरा हॉल सन, सबके चेहरे पर वही शॉक वाला एक्सप्रेशन। संगसू आ गया? जो नए हंटर्स थे वो तो लिटरली फ्रीज हो गए। इतने में नाइट गिल्ड का लीडर मा डोंगू आगे बढ़ता है, हाथ बढ़ाता है और बोलता है, मिलके अच्छा लगा कोच सू। सू हंसते हुए जवाब देता है, भाई मैं कोई कोच वोच नहीं हूं। डोंगू मुस्कुराते हुए बोलता है, सुना है तुम अनअफिलिएटेड हो, किसी गिल्ड में नहीं हो अभी। कैसा रहेगा अगर तुम हमारे नाइट गिल्ड में ज्वाइन कर लो? लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात करे, फेम गिल्ड का डोंग ताइगू भी जंप कर जाता है, नहीं भाई हमारे साथ जुड़ो। और सू एकदम काम होके बोलता है, अभी मेरा किसी गिल्ड को ज्वाइन करने का इरादा नहीं है। सभी लीडर्स थोड़ा निराश हो जाते हैं। चाजैंग साय करते हुए बोलता है, एक और रिजेक्शन, एक्सपेक्टेड था भाई। फिर सू जाके अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब मीटिंग शुरू होती है। चेयरमैन वूजिन चिल खुद एंट्री लेते हैं। उनका टोन सीरियस है। वो पूछते हैं, तुम सबने सुन ही लिया होगा, साउथ कोरिया के ऊपर एक नया गेट खुल चुका है। हमें इसकी पहली रिपोर्ट एक विमान के जरिए मिली थी, वही फ्लाइट 472 जो क्रैश हो गई थी। गेट के आसपास का मैजिकल डिप्रेशर इतना भारी था कि पूरा विमान और उसके यात्री पल भर में खत्म हो गए। कमरे में साइलेंस छा जाता है। वो आगे बताते हैं, हमने कुछ ए रैंक हंटर्स को वहां भेजा था मैजिक डेंसिटी मेजर करने के लिए, और नतीजा आया ये गेट ए रैंक से भी ऊपर का है, इसलिए हमने इसे क्लासिफाई किया है एज एस रैंक गेट के रूप में। भाई ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल पाता। इतने सालों बाद, कैटेक्लिज्म के बाद, पहली बार दुनिया में एक नया एस रैंक गेट खुला है, वो भी कोरिया के ऊपर। संगसू खुद शॉक में बोलता है, कैटेक्लिज्म के बाद पहली बार एस रैंक गेट? और उसी वक्त पुराने हंटर चो जंग भी बोलते हैं, जिस चीज से डर था वो ही हुआ। और वो सबको याद दिलाता है कि पिछले एस रैंक गेट में क्या हुआ था, वो बैरू वाला नाइटमेयर। इतने में सू के पीछे खड़ा बैरू हल्की हंसी हंसता है और बोलता है, यंग मोनार्क, इसे हल्के में मत लेना। पिछली दुनिया के एस रैंक मॉन्स्टर का सामना किसने किया था पता है? सबकी निगाहें उसकी तरफ। वो कहता है, वो मॉन्स्टर मैं था, मैं ही उस गेट का बॉस था। भाई पूरा हॉल एकदम डेड साइलेंस में चला जाता है। डोंगू कांपने लगता है, बोलता है, इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी पुराने डर को फिर से देख रहा हूं। बैरो की ऑरा फैलने लगती है, उसकी आंखों से वही पुरानी चमक निकलती है, और भाई वो पैनल प्योर गूज बम्स देता है। जिन्मू हंसते हुए उसे हल्के से मुक्का मारता है, लोगों को डराना बंद कर। बैरू तुरंत सीरियस होकर बोलता है, यंग मोनार्क, इस बार कुछ अलग है। जो गेट खुला है वो साधारण नहीं है, और अगर हम सब भी साथ जाएं तो हम उस डंजन के बॉस का खाना बन जाएंगे। भाई ये लाइन तो चिल्स देती है। बैरो अब सिर्फ शैडो नहीं रहा, वो अपने पास्ट फॉर्म में झलक दिखा रहा है। वो बैरो जिसने कैटेक्लिज्म से पहले टेरर फैलाया था। अब सस्पेंस सिर्फ एक है, इस एस रैंक गेट का बॉस कौन है? क्या ये किसी नए मोनार्क का एंट्री पॉइंट है, या फिर किसी पुराने नाइटमेयर की वापसी? एक बात पक्की है, अगले 2-3 चैप्टर्स में रैग्नारॉक लिटरली फटने वाला है। तो भाई अगर तुम भी हाइप्ड हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो आने वाला है वो पूरी सोलो लेवलिंग दुनिया को हिला देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां शायद हमें दिखेगा असली मोनार्क वर्सेस मोनार्क की शुरुआत।